हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर हमेशा तो आप नए टॉपिक नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो टॉपिक है वो है मैट, जिसको हम कहते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या है और क्यों है? ऐसी कंपनियां जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो दे रही हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, और वो कंपनियां उसी हिसाब से चीजों को प्लेस करती हैं, ना कि इनकम टैक्स के हिसाब से। डेप्रिसिएशन वगैरह कंपनीज एक्ट के लगते हैं, डेप्रिसिएशन रेट्स वगैरह, जिससे कंपनी को एक मौका मिल जाता है अपने अमाउंट ऑफ इनकम को ज्यादा दिखाने का। और वहीं दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन वगैरह, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो कंपनी को इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से अपनी इनकम कंप्यूट करनी पड़ती है, और वहां डेप्रिसिएशन के रेट्स उधर भी दिए हुए हैं। तो बेसिकली चीजों का फर्क है, कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस में और इनकम टैक्स चीजों का तो बहुत फर्क है, लेकिन इनकम कॉम्प्यूटेशन में बहुत फर्क है। तो जो इनकम कॉम्प्यूटेशन में डिफरेंसेस है उनका फायदा उठाते थे लोग, कंपनियां। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन रेट है दैट इज क्वाइट डिफरेंट, और उसके हिसाब से कंपनियां अपना प्रॉफिट कम कर लेती थी। कंपनियां सेक्शन 10, 11, 12 का फायदा उठा लेती थी टैक्स प्रोविजंस का, जिसमें इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती थी 10 में, 11 में, 12 है, तो उनकी इनकम ना के बराबर हो जाती थी। एक तरफ तो आप वहां कंपनीज एक्ट में ज्यादा प्रॉफिट दिखा करके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हो, दूसरा इनकम टैक्स के प्रोविजंस का फायदा उठा करके, बट ऑब्वियसली ईच एंड एवरीबॉडी वांट्स टू use the max of the sections, max of the benefits which are given to them according to the law. Each and everybody wants to get those. तो उन सेक्शंस का फायदा उठा करके ये लोग कंपनियां सरकार को टैक्स नहीं देती थी। अब एक बात बताओ, एक तरफ आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हो, सरकार को टैक्स के नाम पर ठेंगा या बहुत कम या लॉस दिखा रहे हो इनकम का, तो सरकार ने कहा, मींस गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम ऐसी कंपनियों से मैट का प्रोविजंस तो अप्लाई करवाएंगे, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। एटलीस्ट ये कंपनियां कुछ तो टैक्स दे, कम से कम इतना अमाउंट ऑफ टैक्स तो मिले। अगर शेयर होल्डर्स हैव, इफ द शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट देयर शेयर, देन व्हाई नॉट गवर्नमेंट को भी उसका हिस्सा चाहिए प्रॉफिट का। तो गवर्नमेंट ने मैट का प्रोविजन लिया। तो अब आपके सामने एक सवाल आएगा कि सर अगर गवर्नमेंट को मैट का प्रोविजन ही लाया था तो टैक्स के प्रोविजंस क्यों लाया? मैट के प्रोविजंस के, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से ही टैक्स कैलकुलेशन कर लेता ना। गवर्नमेंट ने कहा हम आपसे जबरदस्ती नहीं ले रहे टैक्स का अमाउंट, हम आपसे केवल इतना बोल रहे हैं कि आप हमें एटलीस्ट ये अमाउंट ऑफ टैक्स दे दो, और इन फ्यूचर आप ये जो एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो उसकी क्रेडिट आप इन फ्यूचर ले लो। जो एक्स्ट्रा टैक्स हमने आपसे ले लिया इसकी क्रेडिट आप ले लो, 15 साल तक का हम आपको बेनिफिट देंगे उस मैट क्रेडिट को लेने के लिए, अवेल करने के लिए। यस, इफ यू आर नॉट गोइंग टू अवेल दोस क्रेडिट्स विद इन 15 years, then your amount of MAT will be lapsed. Is it clear? Earlier it was 10 years, but now it is 15 years. अब 15 साल तक आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और 15 साल जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स पेमेंट किया ड्यू टू मैट प्रोविजंस, आपके नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से उतनी इनकम नहीं आई, आपका मैट प्रोविजंस के हिसाब से जितनी इनकम आई उस पर आपने टैक्स दे दिया, इट मींस यू आर पेइंग एन एक्स्ट्रा अमाउंट। नाउ दिस वन एक्स्ट्रा टैक्स व्हिच यू आर गोइंग टू पे, यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट टैक्स क्रेडिट इन फ्यूचर ईयर्स। और जब फ्यूचर ईयर्स में कितने सालों तक के लिए उसका फायदा उठा सकते हैं? 15 साल के अंदर आप अपना क्रेडिट ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं प्रीवियस ईयर 15-16 में हमने मैट दे दिया 15 लाख रुपए, और 16-17 में नॉर्मल टैक्स मेरा बनता है 28 लाख रुपए, तो हम इस 15 लाख का क्रेडिट यहां से ले सकते हैं।
क्यों? क्योंकि इस बार मैट का टैक्स कम हो गया और नॉर्मल टैक्स का अमाउंट ज्यादा हो गया। इज इट क्लियर? तो हम इस मैट क्रेडिट को ले सकते हैं। आएंगे कैसे वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिलहाल अभी तो मुझे डिस्कस करना है मैट की प्रोविजंस को लेकर, ना कि मैट क्रेडिट को लेकर के। MAT provisions are applicable to each and every company. Okay, applicable on all types of companies, including foreign company. ये दो फॉरेन कंपनीज के ऊपर शामिल नहीं की जाएंगी, इनके ऊपर मैट प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। सर आपने एक चीज बोली कि हर एक कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल है, फेयर एनफ। फिर आप ये बोलते हैं कि ये दो फॉरेन कंपनीज ऐसी हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, गुड एनफ। लेकिन मैं आपको ये भी बात बता दूं कि मैट प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर भी। सर ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सर ये जो बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस कंपनी है ना, इनकी अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी है एंड दे आर नॉट गोइंग टू मेक देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। they are maintaining their financial statement according to their boards, according to their authority, according to the format which is prescribed by the authority, respective authority। IRDA वगैरह जो इन लोगों को प्रोवाइड करता है बैंकिंग का, बैंकिंग सिस्टम में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और RBI एक्ट के हिसाब से जो फॉर्मेट बना हुआ है, तो उनके हिसाब से इनका चलता है। तो सर एक बात बताइए, तो स्पेसिफिक कंपनी है, दे आर द कंपनीज, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी, but they are following different format for the purpose of presentation of their financial statement, and that is not in accordance with the schedule 3। तो सर इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा जी, इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। मैंने क्या कहा, ईच एंड एवरी कंपनी हैव टू फॉलो द मैट प्रोविजन, पहली चीज। दूसरी चीज, फॉरेन कंपनी भी शामिल है, लेकिन ये दो फॉरेन कंपनी से शामिल नहीं है। कौन सी दो फॉरेन कंपनी से शामिल नहीं है? नंबर 1, जिस देश के साथ DTAA के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, उस फॉरेन कंपनी पर जिस देश के साथ DTAA के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का प्रोविजन है जिस कंट्री के साथ, और उस SSE का यानी उस फॉरेन कंपनी का कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, तो उसके ऊपर मैट प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। पहला, कोई भी कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी जिस देश की है, उस देश का इंडिया के साथ कोई DTAA का कंसेप्ट नहीं है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, नंबर 1। और उसी में ही उस कंपनी का, उस SSE का इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, कोई भी ऐसी फॉरेन कंपनी ऐसे देश की है जिसका इंडिया के साथ DTAA के प्रोविजंस नहीं है, हाँ, और कंपनी के साथ कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो कंपनी किसी भी लॉ के तहत इंडिया में अपने आप को रजिस्टर करवाए। तो फॉरेन कंपनी इस ऐसे देश से है जिसका इंडिया के साथ DTAA नहीं है, और DTAA ना हो और साथ ही साथ उस कंपनी के साथ ऐसा कोई प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है को किसी इंडिया के किसी लॉ के तहत इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराए। तो पहला, DTAA है और उस कंपनी का इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, DTAA नहीं है, और साथ ही साथ ऐसा कोई प्रोविजन उस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है कि इंडिया के किसी एक्ट के तहत अपना कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाए जी। तो इन दो फॉरेन कंपनियों को माफ किया गया है मैट प्रोविजन से, अदरवाइज ईच एंड एवरी कंपनी हैज टू फॉलो मैट प्रोविजन। सर मैट प्रोविजंस में किसको बेस लेते हैं और रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? रेट ऑफ टैक्स होता है 18.5%। मैट क्रेडिट आप अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, मैट का टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो आप 15 सालों तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी नॉर्मल इनकम से। मैं अभी केवल प्रोविजन बता रहा हूं, नॉर्मल चीजें बता रहा हूं जो भी काम आने वाली है। और दूसरा कि कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है all types of companies including
इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ओके ना जी, इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अच्छा, दो फॉरेन कंपनी मैंने बताया जिनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। मैंने कहा कि ऐसी कंपनी है जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं, तो इसका मतलब वी हैव टू टेक द बेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3। ओ इसका मतलब कंपनी ने जो प्रॉफिट और लॉस डिक्लेयर किया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर शेड्यूल 3, उसको बेस लेना है, क्योंकि उसी बेस को लेकर के हम तो ये बोल रहे हैं ना कि डिविडेंड उसी से दिया है शेयर होल्डर को। जब गवर्नमेंट कहती है तुम शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकते हो, तो हमें टैक्स क्यों नहीं दे सकते? हाँ, तो उसी को बेस ले लिया गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। अब इसको बेस लेने के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स किए गए हैं, कुछ प्लस और कुछ माइनस, और जब इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद जो फिगर आती है उसको हम कहते हैं बुक प्रॉफिट, और इसी बुक प्रॉफिट पर 18.5% का रेट लगेगा। लेकिन ये 9% का रेट लगेगा किस केस में? आईएफएससी के केस में। सर, instead of considering the tax rate as at the rate of 18.5% of MAT, we have to consider it 9% in case of IFSC. What is IFSC? International Financial Services Center. If it drives income solely in convertible foreign exchange. तो आईएफएससी का नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, यानी अगर इनका केवल फॉरेन एक्सचेंज करेंसी से ही प्रॉफिट या लॉस होता है तो उस आईएफएससी की मैं बात करता हूं। मीन सोलली वर्ड लिखा है, ढंग से सुनेंगे। इफ इट ड्राइव्स इनकम सोलली इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, तो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज से इनकी इनकम होती है केवल और केवल कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज से, देन दे हैव टू पे द मैट एज एट द रेट ऑफ 9% इंस्टेड ऑफ 18.5%। तो मैंने 18.5% बोला तो है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 18.5%। वी हैव टू ऐड द सरचार्ज, वी हैव टू ऐड एजुकेशन सेस प्लस एसएचजी। After adding all these things, we can determine our tax rate, effective tax rate. Is it clear? अब मैं हटा दूं इन चीजों को। ये तो तय हो गया कि we are needed to compute the amount of book profit so that the tax rate shall be applied on that to calculate the amount of MAT, minimum alternative tax. तो computation of MAT, हम बुक प्रॉफिट लिख देते हैं अभी, उसके बाद मैट रेट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस एज पर शेड्यूल 3। अब इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स करने जा रहे हैं, ढंग से सुनेंगे। इसमें हम कुछ प्लस या माइनस करने जा रहे हैं ताकि हम बुक प्रॉफिट पर अप्रोच कर सकें। सबसे पहले इनकम टैक्स पेड या पेबल, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, सीडीटी या डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, आप एड बैक कर लेंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स एड बैक कर लेंगे, हाँ या ना? नॉट टू बी एडेड, किसको ऐड नहीं करेंगे? ढंग से सुनेंगे। पहला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इंटरेस्ट अंडर एनी लॉ, एनी अदर लॉ,
नॉट टैक्सेशन इनकम टैक्स, यहाँ इनकम टैक्स का है इंटरेस्ट, यहाँ अदर लॉ एंड पेनाल्टीज। इसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। तो आपकी सारी चीजें सामने कवर्ड हो गई टैक्स से रिलेटेड। ओके, अभी टैक्सेशन का हिसाब किताब बाकी है भाई। प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी माइनस डेफर्ड टैक्स एसेट। ओके ओके जी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स एसेट का भी आप एडजस्टमेंट करेंगे। टैक्सेशन का तो बात हो गया। प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डिस्कस करेंगे कौन सा डेप्रिसिएशन प्लस और कौन सा डेप्रिसिएशन माइनस। ओके, डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स में डिमिनिशन होता है, डिक्रीमेंट होता है, और उस डिक्रीमेंट को हमने पीएल में एडजस्ट किया हुआ है डेबिट साइड में, नाउ वी हैव टू ऐड इट बैक फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ योर बुक प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ढंग से सुनेंगे, इसका भी एडजस्ट करेंगे। एवन एक्चुअल प्रॉफिट को भी, एक्चुअल लॉस को भी आप एड बैक कर लेंगे। तो ये ध्यान देंगे, भले ही वर्ड लिखा है प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, बट इन केस ऑफ एक्चुअल लॉस ऑफ द सब्सिडरी कंपनी दैट शैल बी आल्सो एडेड बैक। और अगर जब लॉस की बात हो ही रही है तो प्लस कर देंगे प्रोविजंस फॉर unascertained losses, अंडरलाइन कर लेंगे unascertained losses और contingencies, provisions for contingencies होते हैं ना। तो अगर आप प्रोविजंस बनाते हैं unascertained losses या contingencies के लिए तो उनको आप एड बैक कर लेंगे। लेकिन हम बात यहां पर कर रहे हैं प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ठीक है, हम बात यहां कर रहे प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट, ठीक, माइट बी, लेकिन फिर से इस बात पर आते हैं, नॉट टू बी एडजस्टेड और एडेड। कौन सी चीज एडेड नहीं करेंगे, फिर से पॉइंट आ गया भाई, कौन सी चीज आप ऐड नहीं करोगे वो भी बता दो। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, नहीं सर आप दो दो बार कैसे लिख सकते हैं किसी चीज को, यहां में लिख रहे हैं, अरे नहीं भाई, ये प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी आपका और ये लीव इनकैशमेंट, इसको भी हम एड बैक नहीं करेंगे। कब भाई, दोनों चीजों को आप करें एड बैक करो, फिर करें आप एड बैक मत करो। अगर एक्चुअरी ने बोला है तो उसके हिसाब से अगर मैंने प्रोविजन बनाया है, या लिव इनकैशमेंट मैंने साइंटिफिक बेसिस पर बनाया है, तो हम उसको एड बैक नहीं करेंगे। इज इट क्लियर, गॉट इट? यस सर। तो प्रोविजंस फॉर अनएसर्टेन लॉसेस, प्रोविजंस फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजंस फॉर लिव इनकैशमेंट एंड प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज। चलिए दूसरा, एक्चुअल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, वर्ड मैंने एक्चुअल लिखा है, यू कैन अवॉइड दिस वर्ड एग्जैक्टली, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, दैट्स इट। अगर हम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कर देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट से, दैट शुड नॉट बी एडेड बैक बिकॉज दिस वुड बी ट्रीटेड एज अ एक्चुअल और दिस इज द नॉट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इफ इट वुड बी द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यू हैव टू ऐड बैक। मैं लिख देता हूं यहां पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब सारी चीजें तो मैं लिखूंगा नहीं, सारे प्रोविजंस आप ऐड बैक कर लेंगे इनको छोड़कर। यहां तक हमें नहीं लगता कोई दिक्कत है। सर आपने बताया टैक्स, टैक्स में सीडीटी, डीडीटी, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, ये सारी चीजें शामिल हैं, लेकिन शामिल नहीं है, कौन सी चीज शामिल नहीं है भाई?
जिस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इंटरेस्ट ऑन एनी अदर लॉ और पेनाल्टीज शामिल नहीं है। जीटी और डीटीएल का एडजस्टमेंट कर देंगे। डेप्रिसिएशन देखेंगे कौन सा। इसके अलावा प्रोविजन फॉर लॉसेस इन सब्सिडियरी कंपनी एवर एक्चुअल लॉस शैल बी एडेड बैक, एंड इन द केस ऑफ द प्रोविजंस फॉर कंटिजेंसी इन प्रोविजन फॉर अनएसर्टेन लायबिलिटी वी हैव टू ऐड बैक, बट इन दिस अदर देन दीस थ्री। इज इट क्लियर? यहां तक तो समझ में आया। नेक्स्ट, लिस्ट बहुत लंबी है। ये लिस्ट तभी तैयार हो सकती है जब आप बार बार लगातार इन चीजों को रिकैप करेंगे। अगर आप रिकैप नहीं करते हैं तो आपको समझने में भी दिक्कत आएगी। प्लस इनकम exempt under section 10, 11 and 12 minus 10, 11, 12 except 10, 38 प्लस कर देंगे लॉसेस विद रेस्पेक्ट टू इनकम exempt under section 10, 11 and 12 except 10, 38। सर ये क्या बला है, जरा आप इसके बारे में बताइए। जितने भी हमको एग्जेम्पशंस मिलते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, 10, 11, 12 का एग्जेम्पशंस ले लेता है बंदा, 10, 11, 12 का एग्जेम्पशंस ले लेता है बंदा, उसको आप माइनस करेंगे, जेन्युइन चीजें हैं। लेकिन 1038 को आप एडजस्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे? आप 1038 मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टैक्स प्रोविजंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टैक्स प्रोविजन। 10, 11, 12 आपको इनकम टैक्स नहीं मिलेगा, वो कंपनीज एक्ट में नहीं मिलेगा, ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, 11, 12 बिकॉज द कंपनीज आर जेन्युइन, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव द बेनिफिट अंडर सेक्शन 1038। व्हाट इज 1038? 1038 में आपको मालूम है, अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है इक्विटी शेयर पर, इक्विटी ओरिएंटेड ट्रस्ट पर या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स पर, इक्विटी शेयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर उन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। हम उनको छोड़ करके बाकी का बेनिफिट्स दे दे रहे हैं सेक्शन 10, 11, 12 और उससे रिलेटेड खर्चों को, लॉसेस को ऐड बैक कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इनकम को माइनस कर ले रहे हैं। ठीक है सर, आगे बढ़िए। प्रॉफिट ड्राइव्ड फ्रॉम सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, प्रॉफिट ड्राइव्ड फ्रॉम, अच्छा ढंग से देखेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अगेन वो चीज रिपीट कर रहा हूं, ये हमारा कंपनीज एक्ट के हिसाब से है, कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अगर फालतू का कोई खर्चा अलाउ कर दिया था एड बैक करो, अगर जेन्युइनली कोई खर्चा अलाउ होना चाहिए डिडक्ट कर दो, कॉमन सेंस। अगर कोई फालतू की इनकम लिखी हुई है हटा दो, अगर किसी इनकम को नहीं अलाउ होना चाहिए इनकम की तरह हटा दो, अगर कोई चीज इनकम की तरह लानी है, नहीं लानी है और नहीं लाई गई थी तो ऐड बैक कर दो, कॉमन सेंस की बात है। मैं इसीलिए फिर बोल रहा हूं कि अगर हम कोई प्रोविजन करते हैं लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो उसको इस कंपनी के बेनिफिट से कोई लेना देना नहीं है, उसका अलग टैक्स ट्रीटमेंट है, उसको अपना यहाँ अपने आप ऐड बैक कर दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का कोई प्रॉफिट है तो उसको हटा दो, क्योंकि टैक्सेशन में उसको बेनिफिट दिया गया है। प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, ठीक है ना? हाँ, लॉस तो ऑलरेडी घटा हुआ ही होगा, डेप्रिसिएशन हम लोग थोड़ी देर में देख ही लेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व,
आप कोई भी ट्रांसफर कर लें, किसी भी रिजर्व में कर लें, एड बैक कर लें। काय का ट्रांसफर है, एड बैक करो। ऐसे तो कुछ इनकम आएगी नहीं, इसमें से आप माइनस कर चुके हैं ट्रांसफर टू रिजर्व को, वापस एड बैक करो। दूसरा, माइनस अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व इनकम साइड में आ गया। किस साइड में आ गया, इनकम। लेकिन जब ट्रांसफर किया गया था तो उस समय तो वापस जोड़ करके तो हम मैट पर टैक्स दे चुके हैं भाई, दोबारा उसको अगर ऐड कर दिया गया इनकम साइड में तो डबल बार टैक्स हो गया मैट पर। एक बार जब हमने उसको डेबिट करने पर जोड़ दिया था, और दूसरा जब हमने उस रिजर्व से पैसा निकाला तो क्रेडिट कर दिया, और क्रेडिट को क्रेडिट ही रहने दिया, उसको हटा नहीं रहे। क्यों नहीं हटा रहे, जब डेबिट किया था तो उसको तो ऐड करके हमने प्रॉफिट पर टैक्स दे दिया था, दोबारा जब क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट पर भी टैक्स देंगे नहीं देंगे। तो जब हम अमाउंट क्रेडिट करेंगे तो उसको भी हम इनकम से हटा देंगे। अच्छा, धीरे धीरे चलते हैं, अभी भी काफी सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं। पता नहीं क्यों आज नाक में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। तो प्रॉफिट और लॉस एज पर शेड्यूल 3, आप उसमें टैक्सेशन का एडजस्टमेंट, डीटीए डीटीएल का एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर लॉसेस एंड कंटिजेंसीज का एडजस्टमेंट कर लेंगे। सेकेंड सेल कंपनी का प्रॉफिट, लॉस ऑन प्रोविजन लॉसेस with losses with respect to the subsidiary company हम लोग एड बैक कर लेंगे। और एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, 11, 12 का एडजस्टमेंट करेंगे। 1038 को छोड़कर जो इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, इक्विटी शेयर और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स पर एसटीटी लगता है उसको माफ किया गया था, ठीक है ना, उसको हटा देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन बाकी इनकम वालों को जेन्युइनली जो कि टैक्स प्रोविजंस में हम फायदा देते हैं तो उसको हम बेनिफिट देंगे, हम टैक्सेशन के हिसाब से फायदा देंगे। और अमाउंट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व। इज इट क्लियर? जी सर, यहां तक कहीं कोई दिक्कत है ना? को शेयर ऑफ इनकम ऑफ एसएससी फ्रॉम एओपी और बीओआई, अब कहां लिखें, एक बार यहां पर लिख देते हैं, इसके बाद इसको रब कर देंगे। तो शेयर ऑफ इनकम भाई, हमारे कंपनी के क्रेडिट साइड में शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एओपी बीओआई दिख रहा है। कॉमन सेंस लगाओ, एओपी बीओआई तो ऑलरेडी उस इनकम पर टैक्स दे चुका है तो दोबारा यहां टैक्स देंगे। ऑलरेडी उस अमाउंट पर एओपी बीओआई टैक्स दे चुका है, उसकी तो कोई भी शेयर ऑफ अगर सब डिसअलाउड हो जाता है वो तो वहीं पर टैक्स लग जाता है, वो तो यहां पर एग्जेम्प्ट होगा। तो शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एओपी और बीओआई नहीं लिखे, माइनस शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एओपी और बीओआई, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स पेड है इसीलिए दोबारा हम नहीं देंगे टैक्स, इसलिए माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एओपी बीओआई, उसको भी हटाएंगे। अब आप इतना नोट कर लें तो हम इसको रब करने जा रहे हैं, इत्मीनान से नोट करें, साथ साथ नोट ना किया करें। मैं हर बार मना करता हूं कि साथ साथ नोट करने पर कंसेप्ट समझ में नहीं आते। मैट का प्रोविजन चल रहा है पूरी तरह, ये चैप्टर कई मामलों में इंपॉर्टेंट है। छोटा टॉपिक है, एक लेक्चर में खत्म, लेकिन हम इसके 2-3 लेक्चर देखेंगे आगे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। दो सेशन और देखेंगे, 1 या 2 सेशन, उसके बाद हम लोग सीधे आगे की ओर बात करेंगे कंपनीज असेसमेंट के बारे में। लेकिन जब तक मैट प्रोविजन और एएमटी प्रोविजन अदर देन कंपनीज के ऊपर जो एप्लीकेबल होता है, ये दोनों प्रोविजंस आपको ढंग से समझ में नहीं आती, ये समझ लो आप असेसमेंट किसी चीज का नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैंने एक चीज जो अब याद आ रही है, जो मुझे शुरू में बता देनी चाहिए थी आपको, सेक्शन 115 जेबी, हम उसी के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। नोट करें इत्मीनान से, टेंशन ना लें, 2 बार 3 बार रिवीजन करें, तरीका समझें, उसके बाद देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ इनकम ऐसी होनी चाहिए जो ठीक है रहने दो, कुछ इनकम ऐसी है जो लाई गई है नहीं होनी चाहिए, हटा दो। किस में लाई गई है, शेड्यूल 3 में क्रेडिट है, नहीं होनी चाहिए, हटा दो। कुछ इनकम जो लाई जानी चाहिए, ले आओ, जोड़ दो। उसी तरह खर्चों के बारे में, दैट्स इट।
होप सो समझ में आया होगा। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर गवर्नमेंट किसी इनकम का बेनिफिट देना चाहती है, टैक्स नहीं लगाना चाहती और वो इनकम में शामिल है शेड्यूल 3 के हिसाब से, हटा दो। अगर कोई इनकम शामिल नहीं की गई है और गवर्नमेंट उस पर टैक्स बेनिफिट नहीं देना चाहती है तो जोड़ दो। अगर वो घटा दिया, अगर वो शामिल नहीं किया गया है तो। इज इट क्लियर? और अगर कोई इनकम पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है और वो इसमें ऑलरेडी शामिल है तो गवर्नमेंट चाहेगी कि दोबारा टैक्स उस पर ना आए तो उसको भी हटा दो। तो इन टोटालिटी ये सिस्टम है इसका। अच्छा, अब कौन सा आप एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं? 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट तो मैं, पहला जो बहुत से छोटा सा था जो उस समय छूट गया, प्रपोज डिविडेंड और डिविडेंड पेड, ये आप ऐड बैक कर लेंगे, बात कर। उसको तो कोई डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए ना? नहीं सर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। याद रखेंगे 2 वर्ड, फॉरेन कंपनी माइनस फॉरेन कंपनी प्लस एफआईआई माइनस एफआईआई। फॉरेन कंपनी को कोई इनकम हुई है, फॉरेन कंपनी को कोई इनकम हुई है ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। फॉरेन कंपनी को कोई इनकम हुई है ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, तो बट ऑब्वियसली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज। तो उसको इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अगर ढंग से सोचे तो फॉरेन कंपनीज के केस में जो हमारा कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज होता है उस पर सिस्टम ही दूसरा है टैक्स का, और इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इस पर भी सिस्टम है दूसरा, जिस पर ऑलरेडी गवर्नमेंट टैक्स ले चुकी है टैक्स प्रोविजंस के तहत दूसरे प्रोविजंस में। तो क्या उस इनकम को यहां दिखाया गया होगा? बट ऑब्वियसली शेड्यूल 3 के हिसाब से तो हम अकाउंट्स बनाते हैं और अकाउंट्स में कोई भी इनकम या लॉस हम लोग एड बैक कर चुके होते हैं, इनकम को जोड़ चुके होते हैं क्रेडिट साइड में और लॉस को डेबिट साइड में। अब वो इनकम यहां ऑलरेडी एडेड है, ऑलरेडी एडेड है, उसको यहां शामिल क्यों किए हो भैया? उस इनकम जिस पर ऑलरेडी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर चुकी है उसको हटा दो। इनकम ऑन कैपिटल गेन, केवल इनकम, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये लेस कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि इसमें शामिल था, हटाओ। उस इन पर तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स मिल चुका है, दोबारा मैट में क्यों ले रहे हो? तो इससे रिलेटेड जो खर्चा है, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम या कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज। अब समझ में आया? क्योंकि भाई खर्चा डेबिट की साइड लिखा हुआ है, जब इनकम नहीं शामिल कर रहे हो तो खर्चा क्यों डिडक्ट, वापस जोड़ो। और इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। एफआईआईज के बारे में बात करते हैं। सेम यही है जो मैंने बोला फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, कैपिटल गेन और एक्सपेंसेस, सेम वही चीज, कहीं कुछ नहीं है। किस पर? एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करते हैं? कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। तो हम उसी की बात करते हैं, कैपिटल गेन अराइजेस ऑन ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर related to income from
ट्रांजैक्शन ऑन सिक्योरिटीज। और आपको अगर याद होगा एफआईआईस का, तो मैंने आपको सेक्शन बताया था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में एफआईआईस की सिक्योरिटीज को हमेशा हम कैपिटल एसेट की नजर से देखते हैं, भले ही वो उसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हो एज अ बिजनेस, तो भी हम उसको पीजीबीपी में नहीं ले जाते जी। तो एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस ऑन सिक्योरिटीज, तो हम लोग वहां पर दूसरे प्रोविजन में टैक्स ले चुके हैं, फिर यहां पर क्यों आप इनकम को शामिल कर रहे हो? इसमें तो इनकम शामिल है, इसलिए हटाओ, एक्सपेंसेस डिडक्ट हो चुका है, एड बैक कर लो, बात खत्म हो गया। और जब हम लोगों ने ये प्रोविजन देखा ना, रॉयल्टी याद आते ही हमारी आंखों के सामने फिर एक नया प्रोविजन आ गया, 115 बीबीएफ। 115 बीबीएफ पे हम लोग ऑलरेडी टैक्स ले चुके होते हैं रॉयल्टी इनकम पर, तो उस इनकम को भी हम लोग को हटाना पड़ता है, वो भी आप देखेंगे इसमें मिलेगा। Amount of royalty income on patent chargeable to tax under section 115 BBF, amount of royalty income, तो प्लस करेंगे रॉयल्टी अंडर सेक्शन 115 BBF, माइनस करेंगे रॉयल्टी अंडर सेक्शन 115 BBF, तो इनकम को हटा देंगे और एक्सपेंसेस को आप ऐड बैक कर लेंगे, बस हो गया काम। रॉयल्टी देखकर मुझे याद आ गया। क्लियर? कई इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट ऑफ टनेज टैक्स कंपनी, इसका भी आप एडजस्टमेंट कर लो, क्योंकि टनेज टैक्स कंपनी का भी टैक्स ट्रीटमेंट अलग से होता है, उसको यहां दोबारा शामिल किया गया है, उसको हटा दो। ये भी आपको पॉइंट मिल जाएगा शायद लास्ट का सेकंड थर्ड जी, प्रॉफिट ऑफ अ टनेज टैक्स कंपनी। क्लियर? एक और प्रोविजन देख लेते हैं सर, अब छोड़ दीजिए, बस बस बस, अगर इतना हो गया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद इतने एडजस्टमेंट के अलावा कुछ याद नहीं करना। पहला मैंने बताया आपको टैक्स के लिए सारे क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना। दूसरा डीटीए डीटीएल, ठीक है, टैक्स हो गया, प्रपोज डिविडेंड पेड, वो भी हो गया। इसके बाद हमने बात की थी लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, चाहे प्रोविजन हो चाहे एक्चुअल लॉसेस हो, ऐड बैक कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने बोला था डेप्रिसिएशन कुछ प्लस कुछ माइनस करते हैं, वो देखना बाकी है। लॉसेस ऑन डिमिनिशन ऑन द एसेट, वो भी हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया, ऐड बैक कर लिया था। और सेकेंडरी सेल्स कंपनी का जो प्रॉफिट था वो हटा दिया था, बीमार है वैसे भी, उसको हटा दो। 10, 11, 12 का माइनस कर दिया था, इनकम और लॉसेस को ऐड कर दिया था, याद आया होगा। और अनसर्टेन प्रोविजंस और कंटिजेंसीज को हमने ऐड बैक कर दिया था, और कुछ चीज़ें थी जिनको ऐड बैक नहीं करना था। इसके अलावा एओपीबीवाई की इनकम को हटा दिया था और एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर दिया था। क्यों किया था बता दिया, ऑलरेडी टैक्स पेड है। और जब ऑलरेडी टैक्स पेड की बात होती है तो एफआईआईज के सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन को माइनस कर दो और एक्सपेंसेस को प्लस कर दो। अब जब फालतू के इनकम को क्रेडिट करने की बात आती है तो फिर से हमारा काम आता है फॉरेन कंपनी का जो कैपिटल गेन अराइज होता है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट रॉयल्टी फी और टेक्निकल सर्विसेज। और जहां रॉयल्टी की बात आती है तो फिर रॉयल्टी अंडर सेक्शन 115 एफबीबीएफ पर ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका है, हटाओ और एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर लो। टेनिस टैक्स को हटा दो क्योंकि उस पर ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका है। कितनी चीजें हो गई, सारी चीजें तो हो गई, कुछ बचा क्या? याद आ रहा है सब जी? 10, 11, 12 मैंने आपको बता ही दिया, सारी चीजें हो गई। अब जो इंपॉर्टेंट मैंने लास्ट में 2 पॉइंट दे रखे हैं, ढंग से सुनेंगे। फाइनेंस एक्ट 2016 में इसका अमेंडमेंट आया, क्या ऐड करेंगे अगर क्रेडिट नहीं है। मैंने क्या कहा, कोई ऐसी इनकम जो क्रेडिट ना हो और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला है तो उसको ऐड बैक कर ले। ढंग से सुनेंगे, 2 पॉइंट रह गए हैं, एक तो एसपीवी से रिलेटेड और एक इससे रिलेटेड। ढंग से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट। ऐड इफ नॉट क्रेडिटेड गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट अंडर सेक्शन 47। क्यों 47? तो ये कहता है ना, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं व्हिच आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर एंड नो कैपिटल गेन शैल अराइज। तो अगर कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं हुआ तो इनकम आई नहीं,
तो अगर कोई इनकम आनी चाहिए थी टैक्स प्रोविजन में और उसको सेक्शन 47 में माफ किया गया था, और चूंकि माफ कर दिया गया था इसलिए टैक्स में तो ऐड नहीं हुई, लेकिन अकाउंट्स में तो वो चीज आनी चाहिए थी, लेकिन अकाउंट में उसको शामिल अगर नहीं किया गया तो कर लो। कितना कंफ्यूजन है। कोई ट्रांजैक्शन जिसको टैक्सेशन में छूट दी गई, देन बट ऑब्वियस वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन ऑन दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर exempt under section 47, but taxation are quite different and books of accounts are quite different. If we are not going to pass any entries in the books of account, doesn't mean at all that the taxation would not be arises on those transaction. Clear? तो अगर मैंने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स वाले माफ कर देते तो एंट्री भी मत करो। तो अगर टैक्स वाले ने माफ किया तो टैक्सेशन एंट्री तो होनी चाहिए थी, अगर एंट्री होनी चाहिए थी तो इनकम आनी चाहिए थी, इनकम आनी चाहिए थी तो क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट होनी चाहिए थी तो टैक्स लग जाता, लेकिन हम लोगों ने कैलकुलेट ही नहीं किया। अगर नॉट क्रेडिटेड तो की बात हो रही है। गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स अंडर सेक्शन 47 computed by taking into account the cost of shares exchange with units, SPV वाला, the carrying amount of shares at the time of छोड़ दो, तो इनकम को ऐड करो और खर्चे को माइनस कर देना, आपके सामने है। अब जब यूनिट्स की बात आई, वापस ऊपर जाए, एक और मैंने लिखा है कि अगर कोई शेयर्स हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल के, अगर कोई शेयर्स हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल के, उन शेयर्स को हमने दे दिया बिजनेस ट्रस्ट को और बिजनेस ट्रस्ट से हमने ले ली यूनिट्स और वो सेक्शन 47 में एग्जेम्प्ट था, तो उस गेन को आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? उस गेन को हमें माइनस करना पड़ेगा और उससे रिलेटेड लॉस को हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। मैं फिर बोलता हूं, अगर कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल के शेयर्स हैं, उनको हमने दे दिया बिजनेस ट्रस्ट को और बिजनेस ट्रस्ट से हमने ले ली यूनिट्स, तो एक्सचेंज है तो वो सेक्शन 47 में एग्जेम्प्ट है, तो उसको स्पेशली प्रोविजन लाया गया कि उस इनकम को हटाओ, अगर आपने यहाँ क्रेडिट कर रखा है तो उसको हटाओ, स्पेशल बेनिफिट दो, और अगर कोई एक्सपेंडिचर आपने माइनस कर रखा है तो अगर इनकम हटा रहे हो तो एक्सपेंडिचर को भी डिसअलाउ कर दो, या लॉस अगर हो रहा है तो उसको भी वापस ऐड बैक कर दो। अब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बाकी जब हम लोग के प्रोविजंस चलेंगे तो उस समय मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। माइनस कर दे लास्ट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ढंग से सुनेंगे, विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम हो उसको हम डिडक्ट कर देंगे। अगर कोई नील आ गया तो कुछ भी डिडक्ट नहीं करेंगे, अगर कोई नील फिगर है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है ही नहीं तो नील, केवल ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस नील है तो नील, तब तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। विच एवर इज लेस, अगर दोनों में फिगर्स हैं, एक्चुअल पॉजिटिव फिगर्स हैं दिखाने लायक, तो उस केस में हम दोनों में से जो कम होगा उसको डिडक्ट कर देंगे। क्यों और कैसे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसको नोट करें तो लास्ट के 3-4 स्पेशल पॉइंट्स हम दिमाग में सेट कर ले तो टाटा बाय बाय बोले। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है, विमेन टू। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, आपको ये समझ में आएगा हमने कौन सी चीज किस लिए प्लस और माइनस की है। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ प्रॉफिट्स ऐड किए जाने थे, अगर नॉट क्रेडिट है तो ऐड कर दो, और अगर कोई चीज फालतू में क्रेडिट हो रखी है ऑलरेडी उस पर गवर्नमेंट को टैक्स जा चुका है तो उसको हटा दो। जब इनकम हटाएंगे तो एक्सपेंडिचर भी हमको घटा हुआ है तो उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। बस इतनी चीजें याद रखनी है, वो स्पेशल पॉइंट्स आपके तैयार हो जाएंगे। बाकी तो नॉर्मल पॉइंट्स जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर लॉसेज हो गया, अनएसर्टेन लॉसेज हो गए, या फिर कंटिजेंसीज हो गई, या फिर टैक्सेशन हो गया, डीटीए हो गया, डीटीएल हो गया, एओपी बीओआई, ये सब कॉमन पॉइंट्स थे। डिविडेंड पेड हो गया, तो ये कॉमन पॉइंट्स है जो याद करने में बड़े आसान होते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे केवल ये थे, पहला एफआईआई, दूसरा फॉरेन कंपनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, तीसरा रॉयल्टी से रिलेटेड, फोर्थ नॉट टू बी नॉट एडेड ऑलरेडी, वो 2 पॉइंट्स थे, हाँ या ना, और
ये जो बिजनेस ट्रस्ट का मैंने लास्ट में बताया, जिसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए एक्चुअली 10, 11, 12, बस ये स्पेसिफिक पॉइंट थे जो आपको हमेशा 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 यहां पे सेट कर देने हैं। 2 मिनट लें, उसके बाद फिर हम आपके सामने आते हैं, तैयार करते हैं। होप सो। सर एक बात बताइए, ये सारी चीजें हो गई, सारे एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने सीख लिए, प्रैक्टिस करेंगे, अलग बात है, लेकिन मैंने एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस शायद नहीं किया, डेप्रिसिएशन प्लस और डेप्रिसिएशन माइनस। ध्यान देंगे, डेप्रिसिएशन प्लस जहां लिखा हुआ था मैंने, एज पर कंपनी लॉ, सर ठीक, इसका मतलब आप जो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे वो डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स लॉ ठेंगा, वो भी कंपनी लॉ। सर अजीब बात है, आप ऐसा काम क्यों करते हैं जब आपको नहीं आता? अरे नहीं भाई, कंपनी लॉ का ऐड कर लो, माइनस करो, डेप्रिसिएशन उतना अदर देन depreciation on revaluation of assets। ओके, यानी हो सकता है कि ये जो डेप्रिसिएशन था, इसमें दो डेप्रिसिएशन थे, एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूड एसेट्स पर भी डेप्रिसिएशन, वो हमने माइनस कर रखा था पहले, तो उसको ऐड करो और उतना ही डेप्रिसिएशन माइनस करो जितना नॉर्मल एसेट्स पर लगता है, ना कि रीवैल्यूड एसेट्स पर। तो अदर देन रीवैल्यूड एसेट्स, बस इतना फर्क है। अगर कंपनी लॉ ने एसएलएम मेथड परमिट किया है और डेप्रिसिएशन उसके हिसाब से, जबकि टैक्सेशन में एसएलएम मेथड अलाउड नहीं है, डब्ल्यूडीबी मेथड अलाउड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ टैक्सेशन लॉ का डेप्रिसिएशन ले आएंगे। ना 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 ना, मैंने आपको शुरू में बताया वो डेप्रिसिएशन का ही तो लोचा है जिसके कारण इनके डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए लाया गया, बेसिक प्रॉब्लम वहीं से आई थी। तो जब हम अलाउ ही करवा देंगे इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन को, तो फायदा क्या? वही चीज पहुंच जाएगी ढाक के 3 पाक। तो उस चीज को ना रखने के लिए हमने कहा कि आपका प्रॉफिट आपके हिसाब से ही रहेगा, लेकिन रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ एसेट्स पर आप अनड्यू एडवांटेज उठा सकते हैं, गवर्नमेंट को चूना लगा सकते हैं। तो रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ एसेट्स पर हम आपको डेप्रिसिएशन कतई अलाउड नहीं करेंगे। गॉट इट? यस सर। तो मैं इसको हटाने जा रहा हूं। अब जो स्पेशल लास्ट के 3-4 पॉइंट बचे हैं, हम केवल उन्हीं की बात करने जा रहे हैं। स्पेशल पॉइंट्स मींस जो थ्योरी है, ना कि एडजस्टमेंट। चलिए, मैट क्रेडिट कैन बी कैरी फॉरवर्ड। मैट क्रेडिट नेक्स्ट सेशन में हम लोग सारे न्यूमेरिकल देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। मैट क्रेडिट, अब जितना हमने मैट दे दिया, टैक्स दे दिया, अब उसकी क्रेडिट हमें अगले सालों तक मिलेगी। कितने सालों तक? सर 15 साल आपने बताया मिलेगी, कंसेक्यूटिव 15 ईयर्स। उसके अंदर अगर हमने अवेल कर लिया देन दैट इज ओके, मैट क्रेडिट ले ली देन दैट इज ओके, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगी। और दूसरी बात, कभी भी आप मैट क्रेडिट पर इंटरेस्ट का क्लेम नहीं करेंगे मैट पर। कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी फॉर सब्सिक्वेंट 15 ईयर्स। जी, मैट क्रेडिट का मतलब होता है मैट क्रेडिट का मतलब होता है टैक्स एज पर मैट माइनस टैक्स एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजन। ये तो पक्की बात है। कितनी मैट क्रेडिट भाई? टैक्स हमारा ज्यादा चला गया मैट पे, और टैक्स के हिसाब से कम जाना चाहिए था, तो जो ज्यादा गया है कंपनी लॉ के प्रोविजंस के हिसाब से उसकी क्रेडिट हम लेंगे, उसी को हम मैट क्रेडिट कहते हैं। नो इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन टैक्स क्रेडिट अलाउड। मैट क्रेडिट ऑफ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय सक्सेसर एलएलपी। अगर कोई कंपनी कन्वर्ट होती है, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी एलएलपी में, या प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है, तो उस केस में हम उनको मैट क्रेडिट देना पसंद नहीं करते, घृणा करते हैं, हटा देते हैं, उसको हम क्रेडिट नहीं देंगे मैट क्रेडिट। लास्ट 1 पॉइंट, अगर 15 साल के अंदर अवेल नहीं कर पाते, वो अपने आप लैप्स हो जाएगा।
दैट्स इट, ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट सेशन में हम फिर क्वेश्चन बैंक के साथ आते हैं और आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।